Hello students, warm welcome at your class। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2। और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग, उसके प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। और अब जो आज पढ़ने वाले हैं अपन, वो है दोस्तों मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो है, दिस इज़ अबाउट मॉलिक्यूलरिटी, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो आगे हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन अणुसंख्यता। अणुसंख्यता क्या होती है भाई? अणुसंख्यता का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी। मतलब ये हो गया, किसी सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया में टकरा करके उत्पाद बनाने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली to form a product in elementary reaction। बस दोस्तों, यही पॉइंट अपने काम का है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लागू होगा। ये तो किसको शो करता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या जो लगातार टकरा करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अणुसंख्यता। अब ध्यान रखना है कि अणुसंख्यता सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होगी, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। करेक्ट? डन? तो अपन ये कहते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, जब तक ये कहा ना जाए तब तक अपने मर्जी से अपन नहीं कह सकते कि इसकी अणुसंख्यता इतनी होगी। जैसे A प्लस B है और ये बन गया C, और मेरे से पूछा कि बताओ उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं बता सकते। मॉलिक्यूलरिटी अपन तभी बताएंगे जब ऊपर या पास में क्या लिखा होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा होगा, या हिंदी में क्या लिखा होगा? प्राथमिक अभिक्रिया। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 1 + 1 = क्या हो जाएगा? 2। और अगर मैं कह दूँ A + B + C ये D बना रहा है, तो यहाँ अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 + 1 + 1 3 आएगी। तो ये सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो A हो गई, B हो गई। लेकिन अगर मैं लिख दूं A + B + 1/2C और ये D, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2.5। इसका मतलब ये चीज़ क्या है? गलत है। मतलब इस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और अब अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास ये रिएक्शन है, जिसमें मैंने क्या दिया? A + B + C + D, और ये क्या बना रहे हैं? E। और आपसे पूछा बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 4। तो ये भी क्या है? गलत है। मतलब इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ भी आपके ये फॉर्मूला अपना काम नहीं करेगा। मैक्सिमम वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की जो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है
वो 3 ही होती है। कितनी होती है? 3। दूसरी बात, ये हाफ, मतलब आप ये 1 + 2.5 कर लिया तो 2.5 हो सकती है क्या मॉलिक्यूलरिटी? नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी पहली बात तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। दूसरी पॉइंट जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकती। ये क्या नहीं हो सकती दोस्तों? एक तो ध्यान ये रखना, कैन नॉट बी, ये कभी जीरो नहीं हो सकती एक तो। दूसरा अपन ये कहेंगे ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। और तीसरी बात जो आपके काम की है वो ये है कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती दोस्तों। जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 3 ही होगी। इट कैन नॉट बी मोर देन 3। आ गई बात समझ में? तो ये आपके पास हो गई मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कि मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, अभी जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। फिलहाल देखते हैं आगे। तो आगे देखिए दोस्तों, जब आपने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ ली कि भाई मॉलिक्यूलरिटी ये होती है, तो अब अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, या इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। तो एक्चुअल में अपन कहते हैं ना कि इस आदमी का क्या ऑर्डर है, उसका क्या लेवल है। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो ये बताती है कि वो रिएक्शन जो है किस लेवल से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए भी होती है, प्रोडक्ट के लिए भी होती है और ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो अभिक्रिया की कोटि किस किस के लिए अपने एप्लीकेबल है? ये रिएक्टेंट की हो सकती है, दूसरा प्रोडक्ट के लिए निकाल सकते हैं इसको अपन, और तीसरा ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन। ये इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और ओवरऑल रिएक्शन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ आपको पता चल चुका है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये अपन चेक करेंगे। तो इस चीज़ का पता कैसे चला? एक्चुअल में इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल लेवल पर किया गया। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है और उसने कहा कि साहब ये 3 रॉ मटेरियल है जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी सी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो पता चला कि साहब मैनेजर को बुलाया कि यार सुबह शाम काम हो रहा है लेकिन एक्चुअल में जो अपन सोच रहे हैं उतना प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो आपके जो मैनेजर है उसने कहा कि चलो अपन ए को बढ़ा देते हैं। तो ए को बढ़ाया तब भी प्रोडक्शन वो का हो रहा, डबल कर दो ए को, प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो जब ए को बढ़ाने पर प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या मान लिया गया, सॉरी 0, क्योंकि यहां पर आपको पता चला कि इसको मैं कितने डबल ट्रिपल कर लूं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो 0। अब मैंने क्या कहा, भाई साहब बी को क्या करो, डबल कर दो। तो पता चला अरे सर अगर बी को अगर अपन बात करते हैं ये ए के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको डबल किया तो प्रोडक्शन डबल हो गया,
कोई चीज़ ज़्यादा बनने लग गई, इसका मतलब इसको हमने क्या मान लिया 1। तो यहां पर आपके प्रोडक्शन क्या है, नो चेंज। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डबल हो रहा है। अब पता चला कि दोस्तों अगर मैं सी को अगर मैं डबल कर लूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो यहां पता चला कि सब यहां प्रोडक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो गया। प्रोडक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ओ माय गॉड, प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब अच्छा सी को डबल कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया, तो सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या मान ली जाएगी, 2 मान ली जाएगी। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है। अभी अपन चेक करके देखेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो ये आपको एक रिएक्शन के थ्रू अपन समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक रफ एग्जांपल था जो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे जज किया जाता है। लो देखो भाई, हाँ, तो ये क्या चीज है, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया x ऑफ ए, y ऑफ बी एंड z ऑफ सी, ये कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें पता चला कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके a टू दी पावर x है, b टू दी पावर y है एंड c टू दी पावर z। जो कॉफिशिएंट है मैंने क्या बना दिया, इसका पावर। और अब मैंने पूछा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ इस रिएक्शन की क्या होगी, तो पता चला कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। अरे वाह, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है। ये किससे कैसे पता चला, ये किसने बताया, तो ये हमें बताया गया ऑर्डर लॉ के थ्रू या रेट लॉ के थ्रू। ये हमें कौन बता रहा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब ये होता है कि वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको शो करने के लिए जो चीज़ आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रेट लॉ कहते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये कह दूं कि जो x, y और z है इसका सम जो है वो क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब बेसिकली अपन मूल बात पर आते हैं कि कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है और बाकी का कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक क्या है, मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जिसे अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। इट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंगली इसको निकालते हैं। दूसरा पॉइंट अपने सामने क्या है भाई, वो ये है कि अभिक्रिया के वेग नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। चलो ये भी हो गया अपने।
तो अब हमें क्या चाहिए? तो अब हमें चाहिए वो ये है, अभी क्रिया की वेग नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। तो वेग नियम क्या है? आपने पढ़ा होगा, एक होता है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक होता है वेग नियम। ये दोनों जस्ट अपन बात करेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, इसका मतलब क्या है? यह वास्तव में उन अभिकर्मकों की संख्या का योग होती है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इट इज द सम ऑफ द रिएजेंट्स present in the reaction on changing their concentration, rate of reaction is changed। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ए को मैं चाहे बढ़ाऊं या घटाऊं, उस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में मेरी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमने एक वर्ड लिया अभिकर्मक। तो रिएजेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया करते हैं भाई? रिएजेंट। अगर कोई आपके पास में ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है जिसको मैं घटाऊं या बढ़ाऊं कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 है। तो ये एक्चुअल में ये सम होती है, चाहे रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो। अच्छा, ये जो योग होता है ना, ये होता है सदिश योग। दिस इज द एल्जेब्रिक सम, बीज गणितीय योग, जो अपन कहते हैं ना सदिश योग नहीं, बीज गणितीय योग मतलब एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम होती है, ध्यान रखना ये। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपने बात कर ली कि दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ reagent molecules which are going to be changed during the reaction on changing the concentration। ये बात आपको आ गई है समझ में? तो ये वास्तव में उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या होती है ना। तो पहली बात अपन सीखे क्या? एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के अंदर अगर मैं उसको चेंज करता हूं, पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करता हूं और उससे रेट ऑफ रिएक्शन मेरी चेंज हो जा रही है, तो वो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो संख्या का जो योग होगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी और ये एक प्रायोगिक मान है। और दूसरा हमने यहाँ पर एक परिभाषा बता दी कि जो आपके पास रेट लॉ के अंदर जो भी आपने रिएजेंट यूज़ किए हैं उनका जो पावर का जो सम होगा उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या डिसाइड करती है कि वह रिएक्शन किस स्पीड से होगी, किसको अपन कितना बढ़ाएं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, उसका स्पीड चेंज हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए। ये जो बताने वाली चीज होती है वो क्या होती है भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और देखते हैं आगे और डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे ये। तो यहाँ पहले अपने को बात करनी है दो चीज़ों के बारे में। एक होता है दोस्तों द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और एक होता है आपके पास रेट लॉ। एक है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। और यहां पर जो है वो है वेग नियम। वेग नियम को कहते हैं दोस्तों रेट लॉ। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
जैसे एक रिएक्शन लिखी मैंने लिख दिया N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। अब मेरे से पूछा गया भाई कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा के बताओ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। तो यहां पर आपने देखा कि जो कोफिशिएंट लिखे हुए थे उसको हमने क्या बना लिया, पावर बना लिया। क्या बना लिया, पावर। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि इसी रिएक्शन के लिए आपसे कोई ये कह दें कि दोस्तों इसके लिए रेट लॉ बताइए, तो क्या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप इसके लिए लिख सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तो वो क्या कहेगा कि अगर वास्तव में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के ऊपर जो पावर लगी हुई है उसके अनुसार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर ये पावर लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। अगर मैं ए को अगर मैं कितने ही बढ़ाऊं या घटाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आ रहा है तो N1 विल बी व्हाट, 0। बी को कितने ही बढ़ाऊं या घटाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो N2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर इसको कांस्टेंट रखते हुए ए को डबल कर दूं और रेट डबल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, इसको डबल किया तो रेट डबल हो गई, इसका मतलब पावर क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर मान लीजिए इसको कांस्टेंट रखते हुए मैं बी को डबल करूं और रेट आपके क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो पावर क्या आ जाएगी, 2 आएगी। तो हम लोग रेट लॉ जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और ये अपने आप में क्या है, थ्योरेटिकल लॉ है। तो ये अपने आप में कैसा लॉ है, ये सैद्धांतिक। वो तो कह रहा है जो लिखा हो उसको पावर लगा के छोड़ दो, ये क्या है, सैद्धांतिक नियम है, सैद्धांतिक नियम। इट इज द थ्योरेटिकल लॉ। और इसके बारे में बात करेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल लॉ, या ये प्रायोगिक नियम है भाई, ये प्रायोगिक नियम है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। दिस इज द थ्योरेटिकल लॉ। चलो पता चल गया आपको। तो इससे हमें यह पता चलता है, वेग नियम से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, कोटि का पता चलता है। किसका पता चलता है, कोटि का पता चलता है। लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अपने को क्या पता चलता है, ये जो गुणांक है इन गुणांक को क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति का पता चलता है। इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो कह रहा है कोई रिएक्शन दे दी उसको सीधा पावर लगा दो। ये कहता भैया ये नहीं लगा सकते जब तक कि हमें पता न चले कि इसको चेंज करने से कितना चेंज आ रहा है। तो बेसिकली यहां जो आज हमने बात की है इस टॉपिक के अंदर वो यही कि इनमें बेसिक डिफरेंस किस चीज का है। तो जब तक मुझे कोटि पता नहीं है तब तक मैं ये पता नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके पास द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और वेग नियम के बारे में हमने आपको सारी सच्ची सच्ची बातें बता दी। ठीक, अब बात करते हैं आगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हो गया, वेग नियम हो गया। अब हम बात कर रहे थे कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में, तो वापस चलते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। या अपन क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो है इट मे बी, ये हो सकती है, ये क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ये फ्रैक्शनल हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, और क्या हो सकती है, नेगेटिव तक भी हो सकती है,
नेगेटिव। और मज़ेदार बात यह है कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है यह आपके applied for the simple and complex reaction both. It is applied both for simple and complex reaction. जबकि आपने नोट किया होगा मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपको पता होना चाहिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंपल रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। और फिर अपने पास नई बात, यहाँ भी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 3। अब आपको एक बात पता है कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना भाई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब ये वैल्यू मैक्सिमम 3 ही क्यों पॉसिबल है, ज़्यादा क्यों नहीं पॉसिबल है। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको ये क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विथ ईच अदर एंड देयर चेंज इन कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड। इफ यू आर यूजिंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स or more than 3 compounds then their change cannot be observed easily। जैसे मेरे पास एक ये चेयर है और उस चेयर को मैंने बच्चों से कहा कि बेटा ये बाहर रख दो, तो उस बच्चे ने उस चेयर को रखा तो ही विल फील दैट कि हाउ मच वर्क ही हैज़ डन। अब मान लीजिए उस चेयर को 2 बच्चों ने उठाया तो पता चला थोड़ा थोड़ा उस पर वेट आया। 3 स्टूडेंट्स यस दे आर फीलिंग समथिंग कि कुछ चेयर में वेट है। On the other end, if I say to the 10 students that you lift the chair and just leave this chair to the out of room, you will feel that कि वो जो 10 बच्चों के जो हाथ लग रहे हैं वो तो कह रहा है मैंने तो अंगुली लगाई, कोई कह मैंने तो अंगूठा लगाया, कोई मैंने नाखून लगाया। मीन व्हाट, वी कैन नॉट चेंज द what kind of work and how much work has been done by the students। तो इसका मतलब ये हो गया कि if there is higher number of molecules are participating in the chemical reaction to form the product, we cannot find their major change in the concentration। So maximum 3 molecules which are going to participate in the reaction, their concentration change can be easily observed। More than 3 molecules, it's difficult to observe the change in their concentration। Okay my dear students, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 होगी जो मैंने आपको बता दी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के जो टाइप जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। पहला जो रहेगा 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद में रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और फिर अगर अपन चाहें तो nth ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर अपन एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो देर आर मेनली 2 काइंड ऑफ रिएक्शन विच आर इन आवर सिलेबस। दिस इज द 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, एंड इफ यू लुक एट द सेकेंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर, बट you will see that in past years there are question arises from the second and the nth order reaction, but हम लोग इसको पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेकेंड एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। सो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो मैंने अभी तक आपको बता दिया इसके बारे में कि अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों एक हमारे पास टॉपिक जो था एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। तो कोई भी रिएक्शन जो दे रखी है उसको डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर अपन कैसे लिखते हैं ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू द 0 order reaction we will discuss here how to express the given reaction in the differential form of the reaction। तो ये कैसे करें, या फिर पहले इसको कर लें उसको बाद में कर लेते हैं, क्या करें। चलो पहले ये कर ही लेते हैं क्योंकि उसको अपन थोड़ा सा और जो है मतलब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहेंगे तो वो
बाद में करते हैं, पहले यही कर लेते हैं। टॉपिक वैसे वो अलग ही है बिल्कुल ही, उसका इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। चलिए लेट्स गो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो दोस्तों, आगे वाले लेक्चर में उसको ले लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सारी बातें दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब ये हो गया कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, या रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन does not depend on the concentration of reagent। कई बार हम लोग खाली रिएक्टेंट वर्ड ही यूज करते हैं, रिएजेंट का मतलब चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ। तो अगर आपके पास ये अपन बात करें कि भाई कोई रिएक्शन है, उसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अपन कैसे बात करेंगे। जैसे ए है, उससे प्रोडक्ट बी बन रहा है, चलो बी लिख देता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था तो मैंने इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लिया, ए नॉट। कई लोग सी नॉट भी मानते हैं, या भले सी नॉट भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। और जब टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, टी ले लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 80। शुरुआत में ये क्या होगा, जीरो होगा। अब आपको पता है ये टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो 80 क्या हो जाएगा, जो ए नॉट माइनस एक्स, एक्स मोल इसके टूटे तो भी प्रोडक्ट बना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया भाई, एक्स। तो ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड 80 इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो यहां पर कई बार अपन सी टी भी लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इसके लिए, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन लगाऊं, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जीरो। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो पावर क्या आएगी भाई, जीरो। इसका मतलब ए को कितना ही मैं बढ़ाऊं घटाऊं कुछ भी करूं, डिपेंडेंट ही नहीं है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और ए टू दी पावर यहां पर क्या रहेगा, जीरो। आपको पता है ए टू दी पावर जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, ये 1 हो गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ यू हैव सीन दैट आई कैन राइट हियर रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, की। आपको ये पता चल चुका है कि यहां पर रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ द टाइम इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अर्थात उसके कहते हैं ना कि जैसे ये रेट के बारे में बात करें तो टाइम भले बढ़ता रहे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भाई। मतलब उसमें ये ग्राफ ये शो कर रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिटेल में और ले लेंगे। अब मैं इसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं कि इसका इंटीग्रल रेट कांस्टेंट कैसे आएगा। तो रेट जो होती है, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखूंगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इंटू क्या हो गया, के। और यहां अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करता हूं, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो रिएक्शन नंबर 1 का मैं क्या करूंगा भाई, इंटीग्रेशन करूंगा। ये ग्राफ बाद में वापस आ जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1,
तो इक्वेशन 1 का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो माइनस साइन बाहर ले लिया डी ए, और यहां पर के तो कांस्टेंट है, और ये क्या कर लिया डी टी। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये ए नॉट हो गया, और जब टाइम इज इक्वल टू टी हो गया तो ये कितना आ गया, ए टी आ गया। तो अब आपको पता है साइन, मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन, हायर लिमिट मेरी क्या होगी ए टी, लोअर लिमिट हो गई ए नॉट, और ये क्या आ गया के, हायर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी टी, और ये क्या हो गया भाई 0, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, और के के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। तो प्यारे बच्चों यहां आपने देखा कि नाउ वी हैव कैलकुलेटेड हियर द फॉर्मूला ऑफ और द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट को फाइंड किया है। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आप यहाँ सी नॉट, तो ये क्या हो जाता भाई, ये डी सी अपॉन डी टी हो जाता, और ये डी सी बराबर के डी टी होता है इक्वेशन। इट्स सो इजी है ना। ये निकालते कैसे थोड़ा सा आपको आना चाहिए, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, पहला नंबर 1, यूनिट ऑफ के। के की यूनिट निकालनी है, तो के क्या था अपने पास में, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन क्या हो गया भाई टाइम टी। अब ए नॉट और ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, तो इसके बेसिस पर अपने पास क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी ऑर्डर का आपको रेट कांस्टेंट पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं, वो मैं आपको एक स्टेप में यहाँ और नया तरीके सिखा देता हूँ। थोड़ा देखना, अलग ही चीज़ है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई रिएक्शन है, एन ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और मैंने क्या दिया, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ये सब में काम आ जाएगा फिर आपके। तो मैंने क्या दिया, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एन। एन क्या है यहाँ पर, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है ये रेट का मैंने ऐसे कैसे लिखा, और ये क्या हो गया के, और ए टू दी पावर क्या गया एन। अब रेट जो होता है इसकी यूनिट आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही, तो ये क्या रहेगा, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड बराबर के, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। यूनिट निकालनी है इसलिए मैंने इनकी यूनिट लिख दी। तो देखिए दोस्तों, के के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के विल बी इक्वल टू, इधर क्या था, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड था ये, तो इनटू ये लीटर की पावर एन है, ये इधर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, लीटर टू द पावर एन, और ये मोल टू द पावर एन है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करें अपन तो क्या आ जाएगा, मोल जो था इसकी पावर कितनी है, 1 है, और ये क्या आ जाएगा, मोल की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एन। और लीटर के बारे में बात करेंगे, लीटर, ये लीटर की पावर क्या है, एन है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है,
तो ये हो जाएगा n-1, और सेकेंड जो है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो कुल मिलाकर के अगर आपको कोई भी k निकालना हो तो इस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा भाई। कौन सा? k इज इक्वल टू मोल, ठीक है, पावर क्या रहेगी 1 - n, लीटर के लिए n-1, सेकेंड के लिए s-1। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से हम लोग ये निकाल सकते हैं k की वैल्यू। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो ये आपके n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 1 है तो ये 1 - 1 हो जाएगा, 2 है तो 1 - 2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम लोग तो पढ़ रहे थे कौन सा, ये बीच में एक नई बात बता दी मैंने आपको, डायरेक्ट निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज में पहला मैंने क्या बताया, यूनिट ऑफ k हो गया। दूसरा अपने पास में क्या है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों अपने पास में कि इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, टी हाफ या टी 50%। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जहां पर कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। तो यहां दोस्तों ये देखेंगे कि जहां पर सी टी जो है इट बिकम्स C0/2, या AT जो होता है अपने इनिशियल का हाफ हो जाता है। तो ये जो टाइम जो होता है, दिस टाइम, इस टाइम को जो अपन कहेंगे, टी को जो कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टी हाफ। तो अब देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या था, ये था k इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन टी था। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A0/2 अपॉन टी, तो यहाँ पर मेरा k क्या आ जाएगा भाई, A0/2 इंटू क्या हो जाएगा टी हाफ, या मैंने क्या कर लिया टी 50% या टी हाफ कर लिया। तो अब अगर मैं टी 50% के लिए कैलकुलेट करूं तो टी 50% इज इक्वल टू क्या गया, A0/2k, या टी 50% जो है या हाफ लाइफ है ये प्रोपोर्शनल टू द A0। ओ माय गॉड, क्या पता चला इससे? इससे पता ये चला कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये A0 क्या है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसी में मैं कह दूं कि भाई साहब आप एक काम और कर लीजिए, T3/4 निकाल लो, या इसको क्या कहते हैं T 75%। क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्ट इन दोनों में रिलेशन वगैरह। तो CT क्या हो जाएगा, हम कहते हैं ना 75% आज का लेक्चर हो चुका है, तो CT अब कितना बचा है 25%। तो CT जो रहेगा अपने पास में वो कितना रह जाएगा भाई, मतलब वह टाइम जहां पर कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये अब कितना बचेगा इनिशियल का, ये बचेगा। ये बहुत मज़ेदार बात है, ध्यान रखना है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं T 75% का मतलब रिएक्शन इज 75% कंप्लीट। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 75% डिसोशिएट वो चीज हो चुकी है। तो अब आपके पास जो बचने वाली चीज है C0 माइनस एक्स या A0 माइनस एक्स, ये x क्या 75% आपके है, तो ये C0 माइनस 75 ऑफ इनिशियल है ना। तो ये क्या आ जाएगा भाई
0.25 सी नॉट, मतलब वही ये वाले। तो दोस्तों ये जो आपने इसका कैलकुलेट किया है ये मैंने बता दिया आपको, और इस टाइम को अपन यही कहेंगे। और यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब आप इसको फाइंड करेंगे तो k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, इस ए टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये सी नॉट बाई 4 लिखूंगा, सॉरी वो अगर सी के टर्म में तो सी लिखो और ए के टर्म में तो ए लिख दो, ए नॉट बाई 4 लिखूंगा, ठीक है। और टाइम क्या जाएगा t 75%। तो ये फुल सॉल्व करेंगे 3/4 सी नॉट, अरे क्या सी नॉट भाई, ए नॉट अपॉन टी 75%। ये एक में से 1/4 जाएगा, 3/4 बच जाएगा। तो टी 75% मेरा क्या आ गया, 3/4 ऑफ ए नॉट अपॉन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, कहाँ गया ये रहा, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो टी 75% और इसके बीच में क्या रिलेशन है, देखो इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 3/4 है। चलो आपको पता नहीं चलेगा, अपन करके ही देख लेते हैं। तो क्या है रिलेशन बिटवीन टी 75% एंड टी 50%। तो टी 75% का फॉर्मूला क्या था भाई, 3/4 ए नॉट अपॉन के, और टी 50% इसका फॉर्मूला क्या था, ए नॉट अपॉन 2k। आओ भाई आओ, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो 1.5 टाइम्स आ गया। मतलब किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 75% कंप्लीट करना चाहते हो तो हाफ लाइफ में जो भी टाइम लगेगा उसका 1.5 टाइम कर देंगे तो सीधा क्या निकल जाएगा, टी 75% निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक आ चुके हम लोग, थर्ड टी 75% के लिए निकाला। नेक्स्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपके पास में टी 100% निकालना। टी 100% का मतलब ये होता है रिएक्शन हैज बीन कंप्लीट। अगर रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो बताओ मेरे राजा, एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एटी कितना हो जाएगा, 0। तो अब अगर मैं बात करूं k इज इक्वल टू क्या था भाई, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के, ए टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0। तो ए नॉट माइनस 0 अपॉन टी 100%। तो टी 100% का क्वेश्चन पूछें तो ये क्या आएगा, ए नॉट अपॉन की। ठीक है दोस्तों, इसको अपन ग्राफिकली भी समझेंगे कि जहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उस कंप्लीशन टाइम पर आपके टी की वैल्यू क्या आती है, इट कम्स आउट एज ए नॉट अपॉन के। तो अगला अपने पास में जो 5th पॉइंट है वो कुछ ऐसा ही है, वो है इसके ग्राफ। ग्राफ के अंदर पहला ग्राफ तो वही, अगर आपसे कोई पूछे भाई कि बताओ इसका जो पहला ग्राफ है रेट के साथ में इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम के साथ में जो ग्राफ आने वाला है कैसा आएगा, कांस्टेंट। टाइम बढ़ रहा लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। बी वो आपके पास आ जाएगा, जैसे आपने देखा ये ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या था, के इंटू टी। और अब अगर मैं इसको कह देता हूं कि मुझे ग्राफ चाहिए 80 वर्सेस टी के बीच में, 80 वर्सेस टी टाइम टी, तो क्या करेंगे अपन, मैं ऐसे कर लेता हूं ए नॉट
इज इक्वल टू के टी प्लस क्या हो गया ए टी, एंड ए टी विल बी इक्वल टू वॉट, ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा, के इंटू टी। मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं कहां पर, वाई एक्सिस पर, और इसको लेता हूं मैं एक्स एक्सिस पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी। तो अगर इसका जो ग्राफ आने वाला है वो कैसा आएगा भाई, ऐसा आएगा। अच्छा स्पेस नहीं है, इसको इधर ले लेते हैं वापस। तो इसका जो ग्राफ आने वाला है भाई वो कैसा आएगा, इस टाइप से। मतलब ये मेरा क्या है, एटी कंसंट्रेशन है, और ये मेरा क्या हो गया, टाइम। तो अब आप देख रहे हैं कि जब आपने रिएक्शन कंप्लीट की है तो उस कंडीशन के अंदर देखो, जहां एटी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो है। एटी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो घटी घटी घटी, और यहां पर क्या होगी, जीरो। तो यहां पर एटी इज इक्वल टू जीरो है, और जो टाइम जो आएगा, जो टी 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और उसकी वैल्यू क्या है भाई, ए नॉट अपॉन के आएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया इसके ग्राफ। ग्राफ के बेसिस पर भी अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो निकाल सकते हैं। लास्ट है अपने पास में, वो है एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये आपको स्पेशली याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पहला मैंने लिख दिया H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट। ये जो रिएक्शन होती है दोस्तों, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि इसमें ये जैसे अपन कहते हैं जो रिएक्शन करवाई जाती है, इसके अंदर जब रिएक्शन होती है तो अपन ये कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना, जैसे अपन कहते हैं ये रिएक्शन करते हैं, ये H2 प्लस Cl2 और ये HCl बना रहा है, तो जितना HCl बन के नीचे आता है ना, उतना ही पानी इसके अंदर क्या होता है, वापस हट जाता है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, और जब मोल या वॉल्यूम आपके कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा मैंने क्या दिया, 2HI है, ये गोल्ड के सरफेस पर रिएक्शन करवा रहे हैं, H2 और I2 है, तो यहां भी क्या लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू HI की पावर क्या हो गया, 0। C अगर ये N2O है दोस्तों, और आपने इसको प्लेटिनम के सरफेस पर रिएक्शन करवाई, तो ये हो जाएगा 2N2 प्लस O2। तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली N2 की पावर 0। तो यहाँ एक कंक्लूजन निकला भाई क्या, कि मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो कैटलिस्ट के सरफेस पर जो रिएक्शन हो, देखो यहाँ कैटलिस्ट लिया मैंने, इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर, यहाँ ये लिया, ये लिया, ये भी एक प्रकार से कैटलिस्ट ही है। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर होने वाली रिएक्शन होती है, दे आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों सर, जैसे ये सरफेस है, कोई भी आपने ये रिएक्शन ले लिया, मान लो ये प्लेटिनम की सरफेस है, समझिए इसको, ये प्लेटिनम की सरफेस है, और अपन ये मानते हैं कि इस प्लेटिनम का ये मेटल है, और इसके ऊपर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए जो इस सरफेस के ऊपर रिएक्शन करेंगे।
अब उनमें से मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। अब ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसी समय क्या हो जाएगा? ये एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट है और ये मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसी समय वापस दूसरा रिएक्टेंट उसको जाकर के क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कंसंट्रेशन ओवर द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, वो नियत है बेटा, चेंज नहीं हो रही है। सो इस बेसिस पर हमें पता चल चुका है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, स्पेशली अणु संकेता या मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, और ये आपके ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़, ग्राफ वगैरह सारी बातें हमने कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही इस लेक्चर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वही बात कहूँगा आपसे, स्टे कनेक्टेड and do take care of yourself and keep study. Thank you.